तो उनका एक अपना जो विचार है, अपना पर्सपेक्टिव है, वो सामने लाए हैं। हो सकता है इसमें मतभेद हो सकता है कि बहुत लोग एग्री ना करें, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखिए एक वाइब्रेंट सोसाइटी, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में इस तरह की मतभेद हो सकते हैं और वो हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन मैं किताब थोड़ा बहुत जो भी पढ़ी हूं, इसका पहले वाला किताब का तो मैं पूरी फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने पढ़ी थी, ये वाला किताब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अभी पढ़ रही हूं। मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो मुझे पता नहीं था, मुझे पता चल रहे हैं। और एक बात मैं बोलूंगी कि कोई भी इंसान जो इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको डेफिनेटली ये किताब पढ़ना चाहिए, जस्ट टू हैव अ डिफरेंट, नॉट अ डिफरेंट बट a perspective from a person who has been very closely involved with all these events and incidences. Absolutely. तो इसलिए इसमें अगर विवाद हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, और कोई इसमें अगर मतभेद हो तो मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। शाहिद भाई, आपका पहला एक ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगा, फिर हम लोग कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पर आपके साथ आपकी राय लेंगे। वो ये कि प्रणब बाबू ने उन तमाम बहुत जटिल जो घटनाएं थीं, अयोध्या, ब्लू स्टार, शाहबानो केस, रिफॉर्म और राजीव गांधी से उनके खुद के संबंध, इन विषयों पर खुल के लिखा है। किताब का टोन और टेनर ऐसा है, ये बताने की कोशिश नहीं लगती कि देखिए मैंने कितना महान काम किया, मैं कितना बड़ा सोचता था, मेरी बात मानी गई या नहीं मानी गई, मतलब खुद पर स्पॉटलाइट रखने की कोशिश कम है। एक ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश, ऑब्वियसली उनके निजी नजरिए से, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश है। इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट या सबसे ज्यादा कहिए चौंकाने वाली बात आपको क्या नजर आई है? देखिए संजय, ये किताब जो है, ये मैं कहूंगा कि गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन है आने वाले हिस्टोरियंस के लिए। जो हिंदुस्तान, जिसको कहते हैं मेकिंग ऑफ इंडिया, मेकिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो है, उसकी कहानी अगर किसी ने लिखी है तो वो प्रणब बाबू ने लिखी है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ईमानदारी से लिखी है। मैं अगर मेरी अगर राय हो तो मैं चाहता कि वो प्रेसिडेंट से हटने के बाद ये किताब लिखते और छापते तो इसमें कहीं और ज्यादा खुल के इंफॉर्मेशन आ सकती थी, क्योंकि कितना भी वो खुल के ईमानदारी से लिखना चाहें, एक कंस्ट्रेंट्स रहते हैं आपके उस पद की वजह से और आपके पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, तो कंस्ट्रेंट्स तो किताब में नजर आते हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसी चौंका देने वाली बात नहीं है कि कोई आप कहें कि बिल्कुल कोई नई इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कोशिश भी नहीं की है। बहुत सी किताबों में कोशिश की जाती है कि किताब लाओ तो किताब बेचने के लिए दो चार ऐसी नई बातें डाल दो कि जिससे कि एक जो है लोगों में हंगामा हो जाए। वो कोशिश नहीं है। तो इसलिए आप कहें कि कोई एक बात बताइए तो मुझे नजर नहीं आती। हाँ, जो उन्होंने बाबरी मस्जिद पे बात कही है नरसिम्हा राव जी को लेके, वो हम सबकी जानी पहचानी है। जो उन्होंने राजीव जी से अपने डिफरेंसेस के बारे में कहा है, उसमें क्लैरिफिकेशन होता, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है। धुंध में थी, उस धुंध को उन्होंने साफ किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस किताब के पहले अब तक हम लोगों में दरअसल चर्चा यही थी कि इंदिरा जी की असैसिनेशन के बाद ये बनना चाहते थे और फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने या राजीव गांधी ने या सब मिल करके एक ऐसा कुछ किया जिससे लगा कि ये वंचित हुए, जिस पर प्रणब बाबू ने बहुत साफ कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं प्रस्ताव लेकर के गया था, तब उन्होंने पूछा था कि आपको लगता है कि मैं संभाल पाऊंगा। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी निजी सफाई उन्होंने दी है, जिस पर अभी तक एक प्रकार से रहस्य बना हुआ था। शाहिद भाई थोड़ी सी, जी हाँ बोलें। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगा उस पर कि उस वक्त राजीव गांधी के आने के बाद कांग्रेस के अंदर, हालांकि वो आ गए थे 400 से ज्यादा सीटें लेकर, लेकिन कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ उतार चढ़ाव चल रहे थे। राष्ट्रपति उस वक्त जो है जैल सिंह थे और जैल सिंह जो है वो अपना खेल खेल रहे थे। उनके अपने जो है वो कुछ चीजें थी जिसको लेकर राजीव गांधी से डिफरेंसेस हो गए थे। अरुण नेहरू अपनी गोटें फिट कर रहे थे, वो पॉलिटिक्स को अपने तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे। इस सारे खेल में मुझे लगता है कि कहीं प्रणब बाबू जो है वो फंस गए थे, क्योंकि प्रणब बाबू हमेशा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लाइन कभी नहीं लेते थे और किसी
किसी के साथ एक्सट्रीमली नहीं जुड़ते थे, तो वो उन्होंने बीच में शायद रहने की कोशिश की, लोगों को करीब लाने की कोशिश की, और जो ऐसी कोशिश करता है वो अक्सर दोनों तरफ से लोग उससे नाराज हो जाते हैं। और प्रणब बाबू का मैं बाद में राजीव जी के जब करीब आया तो मुझे कहीं ऐसा नजर नहीं आया, और राजीव जी ने जब इलेक्शन 1991 का जब इलेक्शन आया है तो उस वक्त प्रणब बाबू बहुत कुछ देख रहे थे और संभाल रहे थे और कैंपेन का बहुत सारा काम देख रहे थे। तो उस वक्त मुझे नहीं लगता था कि उनके मन में कोई प्रणब जी के लिए कोई भी किसी किस्म की कोई ऐसी भावना थी इससे लगे कि कहीं को उनको शक या कोई शुबा है प्रणब बाबू के ऊपर। नहीं, बिल्कुल। और ये भी हाईलाइट होती है, ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं कि किसी से संबंध बिगड़े, वो व्यक्ति दूर हो और वापस, हालांकि ठीक है 1989 में कांग्रेस की हार हुई, लेकिन उसके बाद फिर प्रणब बाबू जब से लौटे और राष्ट्रपति बनने तक एक प्रकार से वो कांग्रेस का जिसको कहते हैं सारा, जहां पर पूरी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, मजबूत स्तंभ रहे हैं, पूरी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कहीं एक जगह सेव्ड थी और उसका इस्तेमाल होता रहा, तो वो प्रणब बाबू और उनकी यादाश्त, उनकी समझ और उनकी जो इंसाइट है वो कांग्रेस के काम आती रही। दरअसल मैं तो अब कहता हूं कि ये कांग्रेस की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है, ये तो दरअसल अब देश की एक प्रकार से इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। इसीलिए ये सवाल पूछना बड़ा जरूरी है कपीश आपसे, जो इन्होंने सवाल उठाया कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद शायद किताब लिखते तो ज्यादा फ्रैंकली लिख पाते। ऐसी किताबें प्रणब बाबू जैसा सावधान व्यक्ति, और वो भी राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उन्होंने जब टाइमिंग वर्कआउट की है अपनी किताबों की, जिसको वो मेमोआर कहते हैं, तो ये चर्चा प्रकाशक के नाते आपसे जरूर हुई होगी और ये तय हुआ होगा कि हम कितना लिख सकते हैं, कितना कह सकते हैं, ये टाइमिंग कैसे चुनी गई है, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए संजय जी, इसमें दो चीजें, एक टाइमिंग है और कितना लिखा जा सकता है। जहां तक टाइमिंग की बात है, जब आप प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज नेता के साथ डील कर रहे हैं जो समय भारत के राष्ट्रपति हैं, आप उनकी इच्छा के हिसाब से किताब को छापने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग प्रणब मुखर्जी से मिले तो हम लोग को उन्होंने बताया कि उन्होंने एक किताब लिखी थी, ये मैं फर्स्ट वॉल्यूम की बात बता रहा हूं, और हम लोगों ने डिस्कस किया कि दिसंबर 11 2014 में उसको रिलीज की जाए क्योंकि उनका जन्मदिन होता है। हम लोग का प्लान था कि सेकेंड वॉल्यूम भी दिसंबर 11 2015 में रिलीज की जाए विद द सेकेंड वॉल्यूम प्रीसीडिंग आफ्टर द 1 ईयर ऑफ द फर्स्ट वॉल्यूम। पर कुछ कारणों की वजह से, निजी कारणों की वजह से वो किताब उस समय पर नहीं आ पाई, और प्रणब मुखर्जी जी ने जब ड्राफ्ट हमें दिया, करीबन जुलाई अगस्त की बात है, उसके बाद हमने काम जो है इस पे जोरों शोरों से शुरू किया और इसलिए किताब जनवरी के अंत में आई है। पल्लवी, आपसे ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी कोई डिटेल्ड रिएक्शन नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी के लोग थोड़ा सा, जो लोग इन घटनाओं में एक प्रकार से विटनेस रहे हैं, चश्मदीद रहे हैं, जिनसे हमको लगता है कि बात करके कुछ चीजें और समझी जा सकती हैं, डिबेट को इनलाइटन करेंगी इस देश में, वो भी अभी थोड़ा सा कॉशियस हैं। एक्चुअल रिएक्शन क्या है पार्टी के भीतर, लोग क्या कहते हैं इस किताब के बारे में? देखिए, उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस पार्टी का, और उस समय भी हम लोगों ने ये सवाल पूछने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे कि आपने कहा संजय जी, औपचारिक रूप पे वो लोग किसी भी चीज पे टिप्पणी करने से एकदम कतरा रहे थे। लेकिन दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये है कि प्रणब मुखर्जी उनके ही आदमी थे, वो बहुत दिग्गज नेता रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी की, और एक तरह से आप मानते हैं कि वो विटनेस है, जो उन्होंने लिखा है वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। लेकिन एक खेमा कांग्रेस पार्टी में है जो मानती है कि जो प्रणब मुखर्जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है, और कहीं न कहीं वो पार्टी के टॉप लीडरशिप और स्पेशली जो गांधी परिवार है उनको काफी एम्बैरेस करेगी, क्योंकि बात यहाँ की जा रही थी राजीव गांधी की, बात यहाँ की जा रही थी गांधी परिवार की, तो एक एम्बैरेसमेंट बिल्कुल हुआ है। और जो खेमा प्रणब मुखर्जी के साथ रहा था, और जो खेमा जिनको लगता था कि गांधी परिवार कभी उनके प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, या गांधी परिवार कभी उनका प्रॉब्लम को हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमसे वो एक्सेसिबिलिटी का एक प्रॉब्लम रहा है, उनका मानना ये था, और वो लोग ऑफ रिकॉर्ड हमसे ये बात कह रहे थे कि जो प्रणब मुखर्जी ने किताब में लिखा है, और क्योंकि वो एक तरह से मास्टर माने जाते हैं, वो एक एक्सपर्ट हैं, वो कोई भी चीज बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए कभी नहीं लिखते हैं, तो ऐसे में उनका कहना यह था कि प्रणब मुखर्जी ने जो भी लिखा है वो एकदम सही लिखा है, और एक वो बहुत श्रूड पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, और एक सेंस में पॉलिटिकल प्रेसिडेंट भी उनको माना जाता है। तो
इसीलिए उनका ऑफ रिकॉर्ड कहना हुआ ये था कि जो प्रणब मुखर्जी ने लिखा है, जो राष्ट्रपति ने अपनी किताब में लिखा है, उससे हम कॉन्ट्रडिक्ट कर नहीं सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से हम ना उनका खंडन कर सकते हैं और ना हम किसी तरह की सफाई भी दे सकते हैं। शाहिद भाई, नरसिम्हा राव जी, उनका जो योगदान रहा है, जैसे जैसे हम उन दिनों से अब दूर होते जा रहे हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि नरसिम्हा राव ने इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। कांग्रेस में उसकी एप्रिसिएशन कम रही है। प्रणब बाबू ने बहुत सधे हुए ढंग से उसको अंडरलाइन किया है और कहा है कि उस वक्त उन्होंने रिफॉर्म का जो एक सिलसिला शुरू किया, देश के लिए जरूरी था, बड़ा अच्छा काम किया। और दूसरी बात, पिछले दिनों में हम ये चर्चा करते थे जब वो वित्त मंत्री थे कि अब तो प्रधानमंत्री भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय जो है वो ऑटोनॉमस तरीके से चलता है, वहां टोटल ऑटोनॉमी है। उस पर उन्होंने पुरानी घटना का जिक्र किया है कि आरबीआई गवर्नर के नाते और इधर हमारे होने के कारण वो एक जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रहा होगा, प्रोफेशनल मतभेद रहे होंगे, निजी तौर पर कभी कोई बात नहीं रही। अभी ये जानना हम लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प होगा कि नरसिम्हा राव की तारीफ कांग्रेस स्वीकार करेगी क्या, और एक्नॉलेज करना चाहिए उसको। दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब बाबू के रिश्तों के बारे में भी प्रणब बाबू ने एक सफाई दी है और उसके बाद हम लोगों को ये अटकलें खत्म कर देना चाहिए क्या कि इन दोनों के बीच में वास्तविक रिश्ते कैसे रहे अभी हाल के दिनों तक। देखिए, जहां तक नरसिम्हा राव जी का ताल्लुक है, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा डायलेमा है, क्योंकि नरसिम्हा राव ने इकोनॉमिक फ्रंट पे नरसिम्हा राव के अचीवमेंट थे, पॉलिटिकल फ्रंट पे नरसिम्हा राव के बड़े फेल्योर्स थे, और नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस को खत्म करने में नरसिम्हा राव जी का बहुत बड़ा योगदान था। मैं उस वक्त बहुत करीब था, कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल का मैं चेयरमैन था, मैंने काफी करीब से सारी चीजों को देखा। एक तो जो माइनॉरिटीज थी उनको दूर करने में नरसिम्हा राव जी का बहुत जो है हाथ रहा, एक बात। दूसरी बात ये कि जो उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ अलायंस किया था, जिसने बीएसपी खत्म कर दिया कांग्रेस को, 125 सीटों पे नरसिम्हा राव जी एग्री किए थे। मैं उस कमेटी में था जो हमने बैठ के तय किया था, काशीराम जी के साथ और जतेंद्र प्रसाद जी थे, मैं था, और हम राजी नहीं थे 125 सीटों पे। हमने कहा था कि कांग्रेस कम से कम 225 सीटों पे लड़ेगी, लेकिन हमारी सर के ऊपर से जाके नरसिम्हा राव जी ने 125 सीटों पे एग्री कर लिया और एक तरह से उत्तर प्रदेश में 400 में से सिर्फ 125 सीटों पे लड़के कांग्रेस को प्लेट पे सजा के बीएसपी के हवाले कर दिया। उसके बाद कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई। तो कहीं कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि नरसिम्हा राव जी, उस पर पता नहीं कितना लिखा, मैंने पढ़ी, अभी किताब नहीं पढ़ी है कि उस पर कितनी रोशनी डाली है प्रणब मुखर्जी जी ने, लेकिन सच्चाई यह है कि दोहरा रोल था और उस दोहरे रोल के ऊपर अभी और रोशनी पड़नी चाहिए, अभी और लोगों को लिखना चाहिए दोनों चीजों पे। और मैं समझता हूं कि जो एक जिसको एक फाउंडेशन लेकी है प्रणब मुखर्जी जी ने, उस फाउंडेशन के ऊपर अभी बहुत कुछ इमारतें खड़ी हो सकती हैं। जी बिल्कुल। शर्मिष्ठा, आपके पास एक सवाल लेके आना चाहता हूं मैं, और वो ये कि प्रणब बाबू ने उनकी जो बाकी सारी डायरी है उसका कस्टोडियन आपको बनाया है और कहा है कि ये इसमें से कुछ नहीं छपेगा। हमको लगता है कि ये अन्याय है, इसको रिविजिट किया जाना चाहिए और संभव हो उतना अभी, और धीरे धीरे बाकी चीजों पर जितनी ज्यादा रोशनी डालेंगे, क्योंकि प्रणब बाबू के दिमाग में जो है, प्रणब बाबू ने जो भी कहा है वो देश के आगे के लिए बड़ी जरूरी चीज है, बड़ा जरूरी कंटेंट है, बड़ा जरूरी इंसाइट है उसमें, और हमको लगता है ये सब प्रकाशित होना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें एक बात का सवाल जो कमेंट शाहिद जी ने भी किया था, उसमें भी मैं बताना चाहूंगी कि ये जो किताबें, 2 किताबें लिखी गई हैं, उसमें से डायरीज की मेजर जो हिस्सा हैं वो प्रकाशित ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके। कुछ इश्यूज हैं, कुछ स्टेट सीक्रेट्स हैं, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मेरी फादर की मानना है कि जैसे समय का साथ साथ वो डिक्लासिफाई होंगे, सरकार जैसे डिक्लासिफाई करेंगे, तो वो अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे, अपने आप पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। लेकिन जब तक सरकार वो डिक्लासिफाई ना करे, किसी इंडिविजुअल के जरिए वो डिक्लासिफाई वो पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। और उनकी इस राय को, उनकी इस भावना का मैं इज्जत करती हूं, एंड डेफिनेटली वो इसको मैं रिस्पेक्ट करूंगी।
और डायरी मेरे पास है, डायरीज मेरे पास है, लेकिन आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गेट देम पब्लिश्ड। बिल्कुल फेयर पॉइंट है, लेकिन मैं तो इसलिए पूछ रहा था, या कहिए कि आइडिया देने की कोशिश कर रहा था कपीश को कि वो आपके पीछे पड़े रहें कि जितना पॉसिबल है उतना और कितना निकाला जा सकता है अगली किताब के लिए। चर्चा मेरे अब इसको खत्म करने का वक्त आया है, लेकिन अंतिम एक प्रश्न आपसे और पूछूंगा शर्मिष्ठा, वो ये कि एक राष्ट्रपति के रूप में उनके जितने भाषण आ रहे हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, वो भी एक प्रकार से बगैर घटनाओं का जिक्र किए मौजूदा वक्त पर, जिस वक्त में अभी हम रह रहे हैं, पिछला महीना, पिछला साल, आने वाला वक्त, उसमें वो बहुत ही शार्प कमेंट्री कर रहे हैं और उनके सारे भाषण भी अपने आप में एक किताब हैं और उनका भी पब्लिकेशन होना चाहिए। देखिए, उनका कुछ स्पीचेस का कंपाइलेशन पब्लिकेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड सेकेंडली उनके सारे स्पीचेस ये सारे राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट में ये अपलोड होते हैं। सो ये ऑलरेडी इट इज देयर इन पब्लिक डोमेन। बिल्कुल, और इसको डिकोड करने की जरूरत है कपीश मेहरा। इनके भाषणों में बहुत सारी बातें, चिंता कहिए, चिंतन कहिए, चेतावनी कहिए, सब छुपी हुई हैं। नेक्स्ट किताब आप प्रणब बाबू के तरफ से क्या? जी, मैं इसमें नेक्स्ट किताब से पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा जो आपने अभी बात की नरसिम्हा राव जी की और माननीय राष्ट्रपति जी की। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूं, मेरे पॉलिटिक्स में सिर्फ किताब छापने तक ही इंटरेस्ट रहता है एज अ पब्लिशर, पर किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है प्रणब मुखर्जी जी का और नरसिम्हा राव जी का, जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा। मैं आपकी अनुमति से 10 सेकंड में उसको बताना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल। प्रणब मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं कि उनका रिश्ता नरसिम्हा राव जी से इतना गहरा था, उनका और उनके परिवार का, और वो लिखते हैं कि वी शेयर्ड अ क्लोज इमोशनल अटैचमेंट एंड वर ऑफ सिमिलर टेम्परामेंट। पीवी वुड ऑफन ग्रीट मी इन अफेक्शनेटली इन बंगाली सेइंग की मोशाय। ही अटेंडेड द वेडिंग्स ऑफ बोथ माई सन्स एंड माई डॉटर। गीता, माई वाइफ, स्टूड श्योरिटी फॉर हिम व्हेन ही वाज कन्विक्टेड बाय CBI. She said, "Let me check with Pranab about this." And Rao responded, "Who is Pranab to come between us?" तो आप देख रहे हैं दोस्ती पारिवारिक रूप में कितनी अच्छी और कितनी गहरी थी। इंटरेस्टिंग। लास्टली वो लिखते हैं, जो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने लिखी है कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि नरसिम्हा राव जी घर पर कई बार आते थे मिर्च मसाला फिश खाने के लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद थी, और माननीय राष्ट्रपति जी की स्वर्गीय पत्नी जी बहुत अच्छा कुक, बहुत अच्छा बनाती थी और उनको काफी पसंद था। तो एक ऐसे एक उन्होंने पर्सनल एनेक्डोट्स दिए हैं, पर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। With PV's death, I also lost a close friend and associate of many decades. I am certain that he will be remembered as a great leader of the country who showed tremendous courage and conviction while leading the nation on the path of reforms against the most challenging odds. मतलब सबसे डिफिकल्ट टाइम में उस आदमी ने हमारे भारत की प्रधानमंत्री की पोजीशन संभाली थी और आगे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस किताब में एक प्रेसिडेंट के रूप में, जैसे शर्मिष्ठा जी भी कह रही थी कि अगर वो बाद में भी लिखते तो यही लिखते, परंतु इंपॉर्टेंट चीज ये उन्होंने एक पॉलिटिकल बायोग्राफी भी दी है, पॉलिटिकल एनालिसिस भी दिया है, एक पर्सनल एनेक्डोट भी दिया है। तो जी, मेरा वक्त बिल्कुल समाप्त हुआ, चारों तरफ से समझ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा के लिए आप सबों का, शर्मिष्ठा, शाहिद भाई, पल्लवी और कपीश, बहुत शुक्रिया। चलते चलते हम तो यही कहेंगे कि प्रणब बाबू, जैसा मैंने कहा था शुरू में, कि कांग्रेस ही नहीं देश की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हैं, और वो जितना बताएं, जितना डॉक्यूमेंट करें, जितना हमारे साथ शेयर करें, उतना इस देश के लिए जरूरी भी होगा और बेहतर भी होगा। आप सबों का एक बार फिर से शुक्रिया। नमस्कार।